नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाभिमान, जिसमें एक औरत अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देती। फाल्गुन माह की सुहानी सुबह का समय था। रसोई में से कड़क और मसाले वाली चाय और नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सोनल फटाफट से नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी उसके कमरे में से एक चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सोनल, ओ सोनल, अरे कहाँ मर गई हो? जल्दी से यहाँ आओ। आवाज इतनी तीखी और कड़क थी कि उसका दिल कांप गया। उसकी सांसें थम सी गई। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए नाश्ता बनाया और कढ़ाई को उतारा। गैस जल्दी से बंद की और अपने कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वह फिर से गरज पड़ा। सोनल, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जी क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी एक आवाज में ही मेरे सामने आ जाया करो। कहते हुए आशीष ने अपनी शर्ट उठाई और सोनल के मुंह पर फेंकते हुए बोला, आज मुझे यह शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है। इसे जल्दी से प्रेस कर दो। सोनल ने जल्दी से आशीष की शर्ट उठाई और उसे प्रेस करने लगी। तभी बाथरूम से आशीष की आवाज आई, अरे सोनल, साबुन क्यों नहीं रखती हो यहाँ? जल्दी से साबुन लेकर आओ, मुझे बहुत देर हो रही है। सोनल प्रेस छोड़कर जल्दी जल्दी साबुन लेने चली गई। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने साबुन अंदर बढ़ाया। या लो, यह सब भी तुम्हें याद नहीं रहता क्या? आशीष ने गुस्से में साबुन लेते हुए बोला। सोनल प्रेस करने के लिए पलटकर जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी तो उसका पैर बाथरूम के पास रखे गमले से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कराहते हुए अपने पैर को सहलाया और फिर भागकर शर्ट प्रेस करने चली गई। लेकिन उसकी नजर जैसे ही शर्ट पर पड़ी, वह सन्न हो गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? सोनल के होठ फड़फड़ाने लगे। वह डर के मारे कांपने लगी। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आशीष बाहर आ गया। मेरा शर्ट तैयार है, उसने गुस्से में पूछा। लेकिन सोनल कुछ बोल ही ना पाई। जैसे ही आशीष ने जला हुआ शर्ट देखा, वह गुस्से से तमतमा गया। तुमने यह क्या कर दिया? यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। वह मैं सॉरी, वह गलती से हो गया। सोनल जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की तो आशीष चिल्लाने लगा, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तभी पास के कमरे में से महक, आशीष की बड़ी बहन, बड़ी शान से अंदर दाखिल हुई। अरे छोटे, इतनी सी तो बात पर गुस्सा? एक शर्ट ही तो जला है और आपको तो पता ही है कि इस बेचारी से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। मैं अभी तेरे जीजा जी से बोलकर तेरे लिए नया शर्ट मंगवा देती हूँ। तू वह पहनकर ऑफिस चले जाना। वैसे एक बात कहूँ छोटे, अगर तू मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेता तो आज यह सब दिन देखने को नहीं पड़ते। महक ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे छिपा हास्य सोनल के दिल को कचोट रहा था। सोनल की आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। महक के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोनल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जुबां पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते थे। क्या हर बात पर चिल्लाना ही जरूरी होता है? यह सुनते ही आशीष ने सोनल को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी गलती मेरी है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस यह कह रही हूँ कि सोनल ने संभालते हुए कहना चाहा, पर आशीष का गुस्साया हुआ चेहरा देखकर वह चुप हो गई। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसी से कैसे बात करना है, किसी से कैसे बर्ताव करना चाहिए। गुस्साया हुआ आशीष सोनल का गला दबाते हुए बोला, छोड़िए मुझे। कहते हुए सोनल ने बड़ी मुश्किल से
उसकी पकड़ से अपनी जान बचाई। मैं भी एक इंसान हूँ। इस तरह का व्यवहार सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं है। सोनल की आवाज रुआंसी हो गई। आशीष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना। कहते हुए आशीष ने एक के बाद एक जोरदार का थप्पड़ सोनल के गाल पर जड़ दिए। थप्पड़ की आवाजों से पूरा कमरा गूंज उठा। सोनल का सर चकराने लगा था। वह सदमे में थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा उसका 8 साल का बेटा देव यह सब देख रहा था। जहां एक तरफ उसकी माँ सहमी हुई खड़ी थी, वहां दूसरी तरफ उसके पापा की लाल पीली आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वह उसकी माँ को मार ही डालेंगे। उसकी मासूम आंखों में पिता की इस तरह हरकत से डर और दर्द भर गई थी। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके पैरों में लिपट गया। पापा, आप मम्मी को ऐसे क्यों मार रहे हो? देव चिल्लाया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। आशीष देव की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी माँ की तरह बहुत जुबान चलाने लगे हो तुम। लगे हाथ, आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। कहते हुए जैसे ही आशीष अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो सोनल आशीष का हाथ पकड़ ली। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सोनल ने देव को अपने सीने से लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। इधर आशीष गुस्से से उबलते हुए सोनल को गंदी गंदी गालियां देने लगा और कुछ देर बाद एक दूसरा शर्ट पहनकर गुस्से में अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सोनल घुटनों के बल बैठ गई और देव को गले लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? देव ने अपनी माँ से पूछा, लेकिन सोनल के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों माँ बेटे काफी देर तक एक दूसरे से लिपटकर आंसू बहाए जा रहे थे। सोनल देव को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। सोनल की आंखों में बीती वक्त की यादें तैरने लगी। सोनल एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वह केवल 10 साल की थी, तो उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी देखभाल उसके मामा-मामी ने की थी। उसकी मामी को उससे कुछ खास लगाव तो नहीं था, लेकिन मामा उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे बड़े नाज़ों से पाला था, पढ़ाया-लिखाया, बचपन के सारे शौक पूरे किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद में सोनल एक अच्छे स्कूल में टीचर बन गई। जल्दी से एक अच्छा-सा लड़का देखकर उसके मामा उसके हाथ पीले करना चाहते थे। वहीं आशीष नारायण जी का छोटा बेटा था। नारायण जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह चाहते थे कि उनके रहते ही उनके छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया जाए। नारायण जी और सोनल के मामा किशोर जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार किशोर जी के घर आए नारायण जी ने सोनल को देखा। सोनल अच्छी पढ़ी लिखी तो थी ही साथ घर के काम में भी संपन्न थी। नारायण जी उसकी नम्रता और शालीनता से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वहीं पर अपने बेटे आशीष के लिए उसका हाथ मांग लिए। किशोर जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। आशीष की बड़ी बहन महक, जो एक चालाक व्यक्तित्व की महिला थी, वह इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि आशीष की शादी उसकी अपनी सहेली कविता से हो जाए। महक को लगता था कि उसकी सहेली सोनम से ज्यादा अच्छी है, वह सबको खुश रखेगी। महक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, सोनल भले ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी सहेली से उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर आशीष भी तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता है। आशीष जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन नारायण जी ने महक की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इस रिश्ते के लिए वह साफ साफ मना कर दिए। कुछ ही दिनों बाद आशीष और सोनल की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
शादी के बाद सोनल ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी क्योंकि आशीष को उसका नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सोनल को घर की पूरी जिम्मेदारी लेने को कह रहा था। सोनल ने पूरी कोशिश की कि वह घर के सभी सदस्यों को अच्छे से खुश रख सके, लेकिन महक उससे इतना नफरत करती थी। फिर भी उसने अपनी ननद महक की भी इज्जत की, लेकिन महक को सोनम का यह व्यवहार दिखावा लगता था। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि सोनम घर में सबका प्यार और सम्मान पा रही है, इसलिए वह हमेशा सोनल को नीचा दिखाने की ही कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन जब सोनल अपने मायके गई हुई थी, तो महक को अपने छोटे भाई के कान भरने का मौका मिल गया। वह आशीष के पास आकर बोली, छोटे, तू तो बड़ा पढ़ा लिखा और मॉडर्न है। यह सोनल तेरी बराबरी की नहीं है। कहाँ तुम इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ वह साधारण सी दिखने वाली लड़की सोनल। आशीष ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर जरूर पड़ने लगा था। धीरे-धीरे आशीष का व्यवहार सोनल के प्रति और कठोर और रूखा होने लगा था। वह हर छोटी-छोटी बातों पर उसे डांटने लगा, हर बात पर ताने मारना और कभी-कभी हाथ भी उठा देना उसके लिए सामान्य बात हो गई थी। सोनल इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार आशीष से बात करने की कोशिश की, लेकिन आशीष का जवाब हमेशा उल्टा और आक्रामक ही रहता था। इस बारे में सोनल ने अपनी सास से बात की, तो सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह हैरान रह गई। बहू, पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, उन्हें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। इन सब बातों को आपस में बंद कमरे में ही सुलझाना चाहिए। शादी के रिश्ते में किसी तीसरे को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। इससे शादी जैसे पवित्र रिश्ते का और तुम दोनों का ही मजाक बनेगा। इतना कहकर उसकी सास ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उसके ससुर नारायण जी अपनी बहू सोनल की हालत बखूबी समझ पा रहे थे। वह अक्सर अपने बेटे आशीष को अकेले में समझाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन आशीष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इधर नारायण जी, जो दिल के इतने मरीज थे, एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा, उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन इससे पहले कि उन्हें अस्पताल पहुंचा पाए, वह भगवान के पास चले गए। उसके बाद तो जैसे आशीष को अपनी मनमानी करने की पूरी खुली छूट मिल गई। शादी के करीब 1 साल बाद सोनल ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा था कि अब आशीष के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन यह शायद उसका भ्रम ही था। अब आशीष हर रात शराब पीकर हाथ में सिगरेट लिए हुए घर पर आता। दरवाजा खोलते ही शराब और सिगरेट की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। सोनल पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे देव के साथ जागती रहती, लेकिन आशीष को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हैं, शराब पीकर आते हैं, कम से कम मेरा ना सही अपने बेटे का तो ख्याल करें। एक दिन सोनल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आशीष से कहा, क्या कहा? ख्याल रखूं? किस बात का ख्याल रखूं? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, और तू तू करती ही क्या है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती है। तुझे मेरी जरा सी भी कदर नहीं करनी है। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है, और मुझे ही सिखा रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आशीष ने चिल्लाते हुए पास में रखा जग जमीन पर पटक दिया और सोनल को धक्का देकर गिरा दिया। पति के इस व्यवहार से परेशान सोनल ने पूरी रात जागते हुए बिता दी। अगली सुबह आशीष कमरे में सो रहा था। सोनल रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी ननद भी वहां आ गई। अरे भाभी, रात को फिर कुछ हुआ क्या? आपके कमरे से गाली गलौज की आवाज आ रही थी। महक ने एक मुस्कुराहट के साथ हास्य करते हुए कहा। सोनल ने कुछ नहीं कहा और सर झुकाए हुए अपना काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम मेरे छोटे भाई और इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं हो।
ना तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना इस घर को। दीदी प्लीज, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, सोनल ने धीमे स्वर में कहा। परेशान? परेशान तो मेरा भाई है, तुम्हारी वजह से, जिसकी जिंदगी तुमने खराब कर दी है, कहकर महक अपना नाश्ता उठाकर चलती बनी। सोनल के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करती भी तो किससे। यह सब सोचकर एक फैसला लिया। उसने एक बैग में अपने और अपने बच्चे के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। सोनल अपने मायके में पहुंची तो उसे लगा था कि शायद यहाँ उसे सहारा मिलेगा, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मामी और मामा के सामने अपने ऊपर ससुराल में हुई अत्याचार के बारे में बताई, तो उनकी प्रतिक्रिया ने भी उसे निराश कर दिया। थोड़ी देर तक मामा मामी एक अलग कमरे में बातें करते रहे और फिर बाहर निकलकर उसके मामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। कभी-कभार गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब सहन करते हुए अपने सभी फर्ज निभाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोनल यह सब सुनकर हताश रह गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले उसकी मामी ने आगे बढ़कर कहा, देख सोनल, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल ही होता है। शादी हो जाने के बाद मरते दम तक ससुराल में ही रहना चाहिए। डोली मायके से जाती है और अर्थी ससुराल से ही निकलती है। अब तू लड़ झगड़ कर यहाँ आकर बैठ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें अपनी बेटी का भी तो ब्याह करना है। कैसे भी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे चलाओ। मामा ने ठंडे स्वर में कहा। सोनल का धैर्य अब जवाब दे दिया गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मामा, लेकिन मैं उस नर्क में वापस जाना नहीं चाहती। तो उसके मामा ने गुस्से में कहा, बस सोनल, अब और बहस मत करो। हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। कल सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को ठंडे दिमाग से निभाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात सोनल बहुत देर तक छत पर बैठकर आसमान को घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ-साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह सोनल चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल वापस लौट गई। दरवाजा खोलते ही महक की चुभती हुई आवाज सुनाई दी। अरे, आ गई महारानी जी। मामा मामी 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। सोनल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि महक को जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद के दिन से सोनल का जीना और भी कठिन हो गया। अब वह आशीष और महक दोनों समझ गए थे कि सोनल को मायके से कोई सहारा नहीं देने वाला है। आशीष का रवैया और भी बदलता जा रहा था। वह अब और भी कठोर हो गया था। वह न केवल हर रात शराब पी कर आता, बल्कि जानबूझकर सोनल को और भी अपमानित करने के लिए परिवार के सामने उसे खरी खोटी सुनाने लगा। सोनल यह सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। फिर एक दिन देव बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तपते बेटे के साथ सोनल जागती रही। उसने आशीष को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दो। वैसे भी यह सब तेरा काम है, मेरी नहीं। अगली सुबह जब सोनल ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो आशीष ने अस्पष्ट जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ। मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए समय नहीं है। सोनल यह सब सुनकर अंदर तक टूट चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठकर अपने बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिए हुए फुट-फुट कर रोए जा रही थी। अगली सुबह उसने डॉक्टर के पास जाकर देव का इलाज कराया। अपनी इसी जिंदगी को ही वह अपनी नियति मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीतते हुए जा रहा था। परंतु आज जब पेट पालने की बात पर आशीष हैवानियत पर उतर आया था और सोनल के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की, उसे देखकर उसका बेटा देव बुरी तरह से सहम गया था। माँ के साथ चिपका हुआ वह डर के मारे बस कांपता जा रहा था। देव की यह हालत देखकर सोनल सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को इस नरक जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाऊं। थोड़ी देर में उसने अपना फोन उठाया और जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी, वहां के फ्रेंड्स के ग्रुप पर हो रही बातचीत को पढ़ने लगी। हर साल उसकी स्कूल की सहेलियां एक पार्टी अरेंज करती थी। आज भी इस विषय में ही बातचीत चल रही थी। हमेशा उस पार्टी में जाने के लिए सोनल का बुलावा आता था।
लेकिन हर बार आशीष के डर से वह मना कर देती थी। इस बार उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद स्कूल में पार्टी का दिन था और आशीष के जाने के बाद सोनल भी तैयार हो गई और देव को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलने पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड अमृता उससे मिली तो देखते ही बोली, सोनल, यह तुम हो? तुम्हें हो क्या गया है? कभी कॉलेज में तुम्हारी सुंदरता की इतनी चर्चा होती थी, अब तो तुम्हारे चेहरे से रौनक ही गायब है। पहले तो सोनल ने बात टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस दौरान अमृता की नजर उसकी गर्दन और हाथ पर पड़ी। अरे सोनल, यह क्या है? यह कैसा निशान है? अमृता ने पूछा तो सोनल सहम गई, लेकिन सहेलियों के बार-बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी। सोनल के द्वारा बताई गई सारी बातें सुनकर अमृता की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही ना पाई, फिर रूढ़े स्वर में बोली, सोनल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने साथ साथ अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपने क्रूर पति का फरमान मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी होशियार हो, फिर कैसे इतना अन्याय सहन कर सकती हो? अमृता की बातें सुनकर सोनल चुप थी, लेकिन उसकी एक बात सीधा उसके दिमाग और दिलों पर जोर डाल रही थी। जहां बाकी सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं अमृता और सोनल अपनी ही बातों में व्यस्त थे। घर लौटते समय अमृता ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन जाते-जाते उसे इतना अवश्य कह गई कि किसी भी समय ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटते समय सोनल के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वह घर पहुंची तो यह देखकर उसने राहत की सांस ली कि आशीष अभी तक घर नहीं आया था। कहीं उसे पता चल जाता तो सोनल की खैर नहीं थी। अगली सुबह देव को स्कूल भेजने के बाद सोनल आशीष के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी आशीष कमरे से बाहर जाकर नाश्ता करने जा ही रहा था कि अचानक उसकी बड़ी बहन कमरे में आ गई। अरे छोटे, अपनी पत्नी को जरा काबू में कर। कल पूरे दिन कहाँ गायब थी महारानी जी? जरा उससे पूछो तो सही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ना जाने कहाँ गुलछर्रे उड़ाने गई थी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा था, सब काम मुझे ही करना पड़ा। महारानी जी को इतनी छूट भी देनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आशीष, तू मुझ पर गुस्सा मत करना, मैं तो बस तुझे बता ही रही थी कि तेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह बातें सुनते ही आशीष की आंखें अंगार उगलने लगी। वह तेज कदमों से चलकर सोनल के पास पहुंच गया। सोनल उस समय आशीष के लिए पराठे तल रही थी, इसलिए वह गैस की तरफ मुंह करके अपना काम कर रही थी। तभी आशीष ने पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए रसोई से बाहर ले आया। मुझे बिना बताए तू घर से बाहर गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे किससे मिलती है तू? वह मैं अपनी सहेली से, दर्द से कराहती हुई सोनल कहने लगी। तो आशीष चिल्लाया, मेरी जानकारी के बिना तू कैसे गई? इस घर में रहना है तो मेरे द्वारा दिए गए कायदे कानून से रहना होगा, नहीं तो। इससे पहले कि आशीष कुछ और कह पाता, उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसके ऑफिस से फोन था। इन सब बातों में वह भूल गया था कि आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था। आशीष ने सोनल को झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए हुए घर से बाहर निकल गया। सोनल का शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्से की जो आग जल रही थी, उसने उसे उठना और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनल जल्दी से घर का सारा काम खत्म की और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया। अपने सारे सर्टिफिकेट निकाले और रिज्यूम को अपडेट किया। उसने यह तय कर लिया था कि अब वह आत्मनिर्भर बनेगी। जिस उसने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए अर्जी लगाई, लेकिन जहां भी देखा वहां एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की मांग थी। लेकिन उसके पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो 10 वर्षों का लंबा अंतराल भी हो चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय सोनल लैपटॉप पर नजरें गड़ाए
नौकरी की किसी संभावित समाचार का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज आ हुई। सोनल ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने आशीष खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सोनल ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोल उन कागजों में लिखा हर एक शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसकी अंतरात्मा पर वार कर रहा था। तलाक। सोनल ने कांपते हुए कहा। हाँ, आशीष ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। और यह भी कहा कि देव मेरे पास रहेगा क्योंकि तुम एक बेरोजगार हो। तुम्हारे पास कोई भी काम धंधा नहीं है, इसलिए उसकी देखभाल करने की काबिल तुम नहीं हो। सोनल ने कागजों को देखा, फिर उस मासूम से देव के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक दिल तो किया कि जोर-जोर से रो पड़े, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर वह आज हार गई, तो देव की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह उसने अमृता को फोन किया। अमृता, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। सोनल की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ सोनल? अमृता की आवाज में चिंता झलक रही थी। आशीष मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहा है और वह देव को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बच्चे से अलग होकर जी नहीं पाऊंगी। मुझे तेरी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर एक छोटा सा घर ढूंढ दो। तो अमृता ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो। और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रह सकती हो। नहीं अमृता, पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई, तो मेरे चरित्र पर भी और कीचड़ उछालते हुए वह लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं सोनल, मैं तुम्हारे लिए किराए का एक घर खोजती हूँ। और कोई फिक्र मत करना, यह समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमृता ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढ दिया। सोनल ने अपना और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, खुद तैयार हुई और देव को भी तैयार किया। साथ ही साथ अपने पास इकट्ठा किए हुए कुछ पैसे लिए और मौका देखकर चुपचाप घर से निकल गई। शाम को आशीष घर लौटा तो हमेशा की तरह उसने सोनल को आवाज लगाई। सोनल, ओ सोनल, पानी लाओ जल्दी से। लेकिन घर में हर तरफ सन्नाटा था। किचन में झांक कर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। उसने कमरे में भी जाकर देखा तो वहां भी खाली था। तभी अपने कमरे में उसकी नजर टेबल पर रखी एक लिफाफे पर पड़ी। उसने उस लिफाफे को खोला और अंदर से सोनल का लिखा हुआ पत्र निकाला। पत्र में लिखा हुआ था, आशीष, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिता दिए। हर ताने, हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। सोनल। यह सब पढ़कर आशीष का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वह बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उसने तो सोनल को धमकाने के लिए तलाक के कागज तैयार करवाए थे, लेकिन अब उसका दांव उस पर ही भारी पड़ चुका था। काफी देर आशीष इसी सोच विचार में डूबा रहा, लेकिन घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात आशीष को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा, वहां एक थाली में ठंडी रोटी और सूखी सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मानकर वही उठाकर खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ-साथ गरमा-गरम रोटियां पकाकर खिलाने वाली सोनल आज उसके पास नहीं थी। अगले दिन भी सब कुछ घर में सामान्य तरीके से चल रहा था। बस आज आशीष की कड़कती आवाज पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वह बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन वह भी अकड़ में था कि सोनल को फोन करके नहीं बुलाएंगे। लेकिन अपनी पत्नी की कमी उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी।
उसका ऑफिस के काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसकी परफॉर्मेंस अब खराब होने लगी थी, तो कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसे कोई छोटी-मोटी नौकरी करनी पड़ी। वहीं किराए के छोटे से घर में रहते हुए सोनल ने महसूस किया कि यह परेशानियां उसकी ताकत को परखने आई हैं। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। सोनल ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेजों में नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अमृता ने उसे हौसला देते हुए कहा, सोनल कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इतना याद रखो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब? मतलब या कि अगर बाहर दरवाजे बंद हैं, तो क्यों ना तुम खुद अपनी किस्मत का दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी ज़माना है। अगर इंसान में हुनर हो तो वह किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अपनी पहचान बना सकता है। तुम्हारे पढ़ाने का तरीका हमेशा से बेहतरीन और अच्छा रहा है। क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो और ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। मेरी बात पर तुम ज़रूर विचार करना। अमृता के जाने के बाद सोनल खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप ही निकल जाते हैं। सोनल ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीक सीखी। उसे अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए कुछ सामान्य बातचीत में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के टॉपिक इकट्ठा किए। उसकी आवाज में अच्छा आत्मविश्वास था और पढ़ाने का तरीका भी बहुत सरल था कि कठिन से कठिन चीजें भी बच्चों के लिए आसान हो गया। वीडियो अपलोड करने के लिए सोनल के मन में संकोच था, क्या कोई इस वीडियो को देखेगा भी या नहीं? उसने अमृता से पूछा। अमृता ने भी हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखो। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। कुछ लोगों ने तो कमेंट्स भी किया। किसी ने कहा, मैम आपका तरीका बहुत अच्छा है, मुझे पूरी अंग्रेजी बोलना आपसे ही सीखना है। आप अगले टॉपिक पर भी जल्दी से वीडियो बनाइए। तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, अंग्रेजी बोलने या पढ़ने से बच्चे डरते हैं, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद आपने मेरे बच्चे का डर ही खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया था। मानवी की आंखों में चमक लौट आई। उसने और ज्यादा वीडियो बनाना शुरू किया। वह विषयों को विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह न करते हुए उसने अपनी मेहनत करनी जारी रखी। एक ही महीने के अंदर ही हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाले आमदनी ने सोनल को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। अपने बेटे देव को एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवा दिया और खुद भी नई कोचिंग के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर सोनल के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। महक रसोई में बर्तन पटकते हुए हमेशा बड़बड़ाती जा रही थी। आशीष आया और बोला, दीदी अभी नाश्ता नहीं बना क्या? महक ने गुस्से में पलटकर कहा, नाश्ता? हाँ क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी ही तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। हद हो गई है तुम लोगों की। मैं कितना काम करूँ? जब सोनल भाभी थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी समय माँ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, महक बिटिया मेरी दवाई नहीं मिल रही है, कहाँ रखी हो? महक चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। माँ ने गुस्से में आशीष को आवाज दी। आशीष देख क्या रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? सोनल बहू को वापस बुला ले। इससे पहले कि यह घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो आशीष अकड़ते हुए बोला, मैं उसे नहीं बुलाने वाला, वह खुद गई है तो अपने आप ही वापस आएगी। और आप चिंता मत करें माँ, थोड़े दिनों में ही उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। यह सब बातें हो ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। महक ने जाकर दरवाजा खोला
और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज सुनाई दी। छोटे बाहर आओ, देखो तो सही तुम्हारे लिए क्या आया है। आशीष तेज कदमों से बाहर आया, उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। तभी महक ने उसे एक कागज थमाते हुए कहा, सोनल ने तलाक के कागज साइन करके भेजे हैं, अब भुगतो अपनी करनी को। महक ने तीखी स्वर में कहा। कागज देखते ही जैसे आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में ही सोनल ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आशीष के वकील ने सोनल पर शब्दों से प्रहार करते हुए कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर 10 साल तक कोई शिकायत क्यों नहीं की? आज अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई है? सोनल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए बहुत कोशिश की और बहुत कुछ सहा, लेकिन अब तक मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा था। मुझे हर दिन खरी-खोटी सुनाना और मारना-पीटना तो जैसे इनकी आदत हो गई थी, इसलिए मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया है। पर उनके वकील ने सोनल पर बदचलन और लापरवाह मां होने का भी आरोप लगा दिया। जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई हो, उसकी चाल-चलन ठीक ही ना हो, ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन सोनल ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश किए, जो उसके साथ घरेलू हिंसा को साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब देव को कोर्ट में बुलाया गया। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर आया। जज ने उसे प्यार से पूछा, बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो? देव ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। पापा माँ को बहुत मारते थे, उन पर जोर-जोर से चिल्लाते थे। माँ बहुत रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आशीष देव की यह बात सुनकर शर्मिंदगी से भर गया। उसके केस जीतने की उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। अब सोनल ने इंस्टॉलमेंट पर अपना एक छोटा-सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे देव के साथ वहां शिफ्ट हो गई थी। केस की अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सोनल के पास आशीष का फोन आया। उसने फोन उठाया तो आशीष ने कहा कि वह एक बार उससे मिलना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। सोनल ने साफ-साफ मना कर दिया, लेकिन आशीष ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई, तो सोनल उससे मिलने के लिए राजी हो गई। करीब 1 घंटे बाद आशीष सोनल के घर पहुंच गया। घर के बाहर नेम प्लेट पर सोनल का नाम लिखा हुआ था। उसने बेल बजाई तो सोनल ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। आशीष जब अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर हैरान था। घर में सभी तरह की सुख सुविधाओं का सामान था। क्या बात करनी थी? सोनल ने सीधे सीधे सवाल किया। आशीष ने अपने स्वर में नरमी लाने की कोशिश की। सोनल, मुझे तुमसे बात करनी है। बस तुम्हारा 2 मिनट चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना मेरा सारा घर परिवार बिखर गया था और सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी देव ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तभी सोनल ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अब जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया है, तब तुम्हें मेरा और देव का ख़्याल आ रहा है। नहीं सोनल, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह तलाक का मामला छोड़ दो और मेरे साथ घर वापस चलो। सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और देव के बारे में तो सोचो, उसे भी अपने पिता की ज़रूरत है। हाँ, आपने सही कहा, देव को अपने पिता की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ऐसे पिता की नहीं, जो उसका और उसकी माँ का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो। उसे एक आदर्श पिता की ज़रूरत है, जो तुम कभी नहीं बन सकते हो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है,
लेकिन सोनल, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे एक और मौका दो, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। सोनल ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, मौका? मौका तो हर दिन तुम्हारे लिए था आशीष, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया। माफ़ी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती आशीष, और सच कहूँ तो अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। आशीष ने एक आखिरी बार देव को देखा और सोनल पर नज़र डाली और भारी मन से घर से निकल गया। औरत जब अपने साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है, तो वह न केवल अपनी कहानी बदलती है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। अपने जीवन में उत, उतना ही बर्दाश्त करो, जहाँ तक आपका स्वाभिमान को ठोस ना पहुँचे। क्योंकि स्वाभिमान 16 श्रृंगार की पहली कड़ी है। तो दोस्तों, स्वाभिमान की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।